अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप एकदम से अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, पाश होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक है हमारे पास मैच डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अगर बात करें मैच डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के हवाले से, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमारे पास चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो हम देखेंगे कि मैच डिफेक्ट है क्या, हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी है क्या, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ों को बेटा हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस करना है? कहते सबसे पहले हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो हम यूँ कहते हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम which having positive charge is known as nucleus and particle that is lies within a nucleus are known as nucleons। कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लॉन्स कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं, रिजाइड करते हैं, लेकिन हमारा तो अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड आपने पढ़ा हुआ है कि सब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट एटॉमिक मास नंबर। कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? चार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मज़ीद अगर देखें, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखनी है। मज़ीद देखें, हमें पता है कि अगर मैस ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये होता है बेटा 1.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg। और मैस ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये होता है 1.675 मल्टीप्लाई की पावर -27 kg। जस्ट इधर 3 है, इधर क्या है 5, इतना सा फर्क है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मैस ज़्यादा होता है। ये करने के बाद फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का आउट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का भी मैस देखें तो हम कहते हैं वो कितना है 9.11 मल्टीप्लाई की पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का आता है। कहते हैं ये तो मैसेज थे किस फॉर्म में बेटा? हमारे पास किलोग्राम की फॉर्म में, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम मैसेज को किस में मेजर करें? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में। मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में हम उनको क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। केजी की फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते जो सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स हैं, तो इस वजह से इनके लिए हम एक नई यूनिट मुतारफ़ कराते हैं जो क्या है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और क्या है आपने पढ़ी हुई है, और देखें तो उसमें यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में तो 1U मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.66 मल्टीप्लाई की पावर -27 kg। और ये 1U या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ये होता है एनर्जी की फॉर्म में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है, तो पता होना चाहिए किसके इक्वल है बेटा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.66 मल्टीप्लाई पावर -27 kg। या यूँ कहा जाए, आपसे कहा जाए कि इधर लिखा हुआ यूँ कि 23U किसी का मैस है, तो आपसे कहा जाए हाउ मच एनर्जी प्रेजेंट इन इट, तो सिंपल यू की जगह लिखेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से आपको एनर्जी आ जाएगी। इसकी 5 एग्जाम्पलें आपने करके मुझे भेजनी भी है बेटा, क्योंकि आपको ये एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है। फिर अगर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में देखें तो मैथ्स ऑफ प्रोटॉन ये ज़बानी याद होना चाहिए, ज़बानी वहाँ पे लिखेंगे। देखेंगे वहाँ टेबल पे दिया हुआ है, उसमें हीलियम का दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, ये आपको ज़बानी आनी चाहिए बेटा। मैथ्स ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में 1.00776U ये किसका? मैस ऑफ प्रोटॉन। मैस ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँ वो क्या है बेटा? 1.0686665U ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आउटसाइड है, ये होता है 0.0005। ये किसकी बात आ गई? इनके यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये आपको ज़बान में आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ये रिलेशन जो 1U किसके इक्वल है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको अच्छे से आपने लिख लेना है। अब मैं आ जाता हूँ इस पे मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बेटा देखें, पहले तो हल्का सा मैंने तारफ़ दिया, अब मैं कहा मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। अगर मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो हम कहते हैं हमें पता है एज
कि द एटॉमिक मास इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम कहते हैं एटॉमिक मास किसके इक्वल है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मतलब ये हुआ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का जो चार्ज नंबर है 18 और मास नंबर 16, मतलब ऑक्सीजन में एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। मतलब इसमें 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। ये किसकी बारी आ गई, ऑक्सीजन की। फिर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम का चार्ज नंबर 12 और मास नंबर 24, मतलब एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। मतलब सिंपल हम कहें कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। लेकिन जब हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली मास को मेजर किया, कहता है हमने ये तो कह दिया था कि मास इक्वल टू सम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि सम ऑफ पार्ट करेंगे टोटल मास आ जाएगा। तो जब हमने न्यूक्लियस के केस में देखा, हमने जब प्रैक्टिकली मास मेजर किया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का प्रैक्टिकली मास 16 नहीं था, बल्कि कितना था, 15.99 समथिंग था। मैग्नीशियम का जो प्रैक्टिकली मास मेजर किया तो 24 नहीं था, बल्कि वो क्या था बेटा आपके पास, वो 23.98 समथिंग था। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल मास है, जो प्रैक्टिकल मास है, वो लेस देन है सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियन से। और इसको बेटा आप किसका नाम देंगे, मास डिफेक्ट का नाम देंगे। डिफाइन करें तो यूँ करेंगे, द एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ अ न्यूक्लाई is less than the sum of masses of nucleons is known as mass defect। कि जो एक्सपेरिमेंटल मास है वो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन से लेस है, इसको बेटा आप किसका नाम देते हैं, मास डिफेक्ट का नाम देते हैं। एग्जांपल में हमने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ऑक्सीजन में देखें तो 16 आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका मास उससे स्लाइटली लेस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मास है, प्रैक्टिकली मास जो है वो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन से लेस है, और ये क्या कहलाता है बेटा, मास डिफेक्ट कहलाता है। ये तो हमने देख लिया मास डिफेक्ट को। अब मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली देखिएगा, मैथमेटिकली बात करते हैं मास डिफेक्ट की। देखिएगा बेटा, अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं तो मैथमेटिकली मास डिफेक्ट कैन बी रिटन एज डेल m इक्वल टू ZMP प्लस a माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। मैथमेटिकल फॉर्म लिखी बेटा मैंने, डेल एम क्या है, मास डिफेक्ट, ZMP प्लस a माइनस ZMN इंटू माइनस ओरिजिनल मास ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ से देखें डेल एम मास डिफेक्ट है। Z की बात करें, दैट इज Z रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ZMP दैट इज द MP जो मास ऑफ प्रोटॉन है, तो ZMP टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लाई, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। फिर मैं बात करूं A माइनस Z बेटा, A एटॉमिक मास, उसमें से Z निकाला तो ये क्या आते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं। मसलन ये है ना आपके पास X ZA, तो इसमें न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, A माइनस Z के इक्वल होते हैं। मास नंबर से चार्ज नंबर निकालते हैं तो न्यूट्रॉन होते हैं। तो A माइनस Z बेसिकली क्या है बेटा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और A माइनस Z into mn mass of neutron बेटा, A minus Z mn that is the total mass of neutron, total mass of neutron। इसका मतलब ZMP plus A minus ZM, ये क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये आपके पास सिंपली क्या है बेटा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये प्रोटॉन है और ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम करें तो इस दोनों के सम से अगर प्रैक्टिकली में ये M न्यूक्लियस क्या है, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल मास है। ये क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल मास। तो अगर हम क्या करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम में से जो एक्सपेरिमेंटल मास को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, ये एक्सपेरिमेंटल मास है। तो एक्सपेरिमेंटल मास में से सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। मतलब समझाने का ये है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में देखें ये 816, इसमें सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन कितना है, 16, और जो एक्सपेरिमेंटल है वो 15.99। तो 15.99 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। ये तो देख लिया बेटा हमने मास डिफेक्ट को। अब सवाल एनालाइज होता है, ठीक है, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं बुक पे एग्जाम्पल दी हुई है हमने मास डिफेक्ट
इफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन निकाला हुआ, वो एग्जाम्पल करके बेटा आपने भेजनी है, और वो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में मैक्स इफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मैक्स इफेक्ट ऑफ हीलियम कितना, ये एग्जाम्पल की हुई है, इसका मतलब आपने करनी है। जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछी जा सकती है या न्यूमेरिकल के तौर पर आ सकती है, आपने मुझे करके भेजनी है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, यही फार्मूला लगेगा, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आगे चलता हूँ मुझे देखते हैं। क्या देखें, अब सवाल राइज हुआ हमारे माइंड में, ठीक है सर मैच इफेक्ट की बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन सर होता क्यों है ऐसा, सवाल राइज हुआ ना कि मैच इफेक्ट होता क्यों है, वो मैच जाता किधर है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या होता है कि वो जो मैच है ओरिजिनल मैच वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम से कम है, वो मैच जाता कहाँ पे है, ये सवाल हमारे माइंड में अराइज हो रहा है। और इस सवाल के आंसर के लिए हम मज़ीद इसको मैच इफेक्ट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कहते हैं मैच इफेक्ट को मज़ीद अगर हम स्टडी करें तो उसके लिए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम कहते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, वी प्लॉट अ ग्राफ अगेंस्ट चार्ज नंबर z एंड मैच इफेक्ट पर न्यूट्रॉन्स। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मैच इफेक्ट पर न्यूट्रॉन्स और किसके दरमियान, चार्ज नंबर के दरमियान। ये ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ में देखें तो वेरियस कुछ लो है मेरे ख्याल में, -0.007, -0.004 और माइनस समथिंग 0.00 समथिंग, ठीक है। इधर चार्ज नंबर दिए हुए हैं भैया, ये चार्ज नंबर है, मसलन इधर कितना होगा, 10 है, 20 है, 30 है, जो भी है, इधर 80 का लेते जो। तो जब हम ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ हमें यूँ मिला, ये इस तरह का ग्राफ हमें मिल गया। ये ग्राफ मिला किसका, मैच इफेक्ट पर न्यूट्रॉन चार्ज नंबर के दरमियान। अब ये ग्राफ मिला बिल्कुल भी आपको नजर आ जाएगा, ये ग्राफ हमसे कुछ बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, वो बातें हमने सीखनी है, वो बातें हमने मेंशन करनी है, ताकि हमें मसला न रहे। When we plot a graph, then we observe that the nuclei which having charge number between 20 and 80, कि वो nuclei जिनका चार्ज नंबर 20 और 80 के दरमियान है, having large mass defect, उनका मैच इफेक्ट क्या है बेटा, लार्ज है, कि नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है बेटा, ऊपर आपके पास देखेंगे तो नीचे जो आ रही है बड़ी हो रही है वेरियस, 0.07 ये छोटी है, 0.05 से बड़ी है, 0.01 से बड़ी है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बड़ी हो रही है वेरियस। तो कहता है ये देखें कि हमें बता ये रहा है कि 20 और 80 के दरमियान जो न्यूक्लाई है, जो जिनका चार्ज नंबर है, उनका मैच इफेक्ट क्या है, लार्ज, उनका मैच इफेक्ट क्या है, ज़्यादा। और वो न्यूक्लाई जो 20 से लेस है, जो क्या है 20 से लेस, उनका मैच इफेक्ट क्या है, स्मॉल। और वो न्यूक्लाई जो 80 से लार्ज है, उनका मैच इफेक्ट भी क्या है, स्मॉल। जस्ट किसका लार्ज है बेटा, वो न्यूक्लाई जो 20 और 80 के दरमियान है। और फिर एक और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मैच इफेक्ट बेटा क्या है, 0 है, हाइड्रोजन का मैच इफेक्ट क्या है, 0। सवाल तो हमारे माइंड में उस तरीके से है कि 20 और 80 के दरमियान जो न्यूक्लाई है उनका मैच इफेक्ट लार्ज है, क्यों ऐसा, ये सवाल राइज होता है। फिर 20 से लेस है, उनका मैच इफेक्ट कम है। फिर 80 से ग्रेटर उनका मैच इफेक्ट बेटा क्या है, लार्ज, तो कम है उनका मैच इफेक्ट, सॉरी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल हमारे में राइज हो रहा है। इसी के आंसर के लिए मजीद हम आगे करते हैं भैया, देखिएगा मजीद देखते हैं इसको। मजीद देखते हैं तो मजीद हम कहते हैं मैच इफेक्ट होता क्यों है, वो मैच किधर जाता है, कहाँ गायब होता है, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन था। तो एक्चुअली में मैच जाता किधर है, पहले ये सोचते हैं। होता ये है कि ओरिजिनल जो मैस है, सम मैसेज ऑफ न्यूक्लॉन से लेस है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सम मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो कुछ मैस जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड दिस एनर्जी यूज टू बाइंड द न्यूक्लाई, और ये एनर्जी यूज होती है न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए। सो दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। कहता है बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आते हैं, जो हमें समझाएगी मैच इफेक्ट के हवाले से। तो सिंपल ये कहता है कि जो मैच इफेक्ट होता है, जो मैच लेस हो रहा है ओरिजिनल मैसेज ऑफ न्यूक्लाई से, एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, इस वजह से होता है बिकॉज सम मैस इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। वो तो जितना मैस का डिफेक्ट हुआ है वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी। एंड दिस एनर्जी यूज टू बाइंड द न्यूक्लियस, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड अ न्यूक्लाई और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लाई इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो मतलब ये हुआ बेटा कि वो एलिमेंट्स जिनका मैस डिफेक्ट ज़्यादा है, उसका मतलब ज़्यादा एनर्जी मैस कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, और ज़्यादा एनर्जी न्यूक्लाइज को बाइंड करी। इसका मतलब वो न्यूक्लाई क्या है स्टेबल, क्योंकि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
और वो न्यूक्लियाई जिनका मैच इफेक्ट कम है, तो इसका मतलब कम एनर्जी यूज हो रही है न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियाई आपके पास जो है स्टेबल नहीं है। तो हमने कहा बाइंड एनर्जी क्या है कि जो मैच इफेक्ट हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो एनर्जी न्यूक्लियाई को बाइंड कर रही है, जिसका मतलब जिसका मैच इफेक्ट ज़्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मतलब वो क्या होगा, स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो 20 से 80 के दरमियान थे जिनका चार्ज नंबर, तो उनका मैच इफेक्ट ज़्यादा है। अगर उनका मैच इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनका मैच इफेक्ट ज़्यादा होने से मराद ये है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा, वो क्या है, स्टेबल। और वो एलिमेंट जो 20 से लेस है उनका मैच इफेक्ट कम है, तो मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, वो अनस्टेबल है। और जो 80 से ग्रेटर है उनका मैच इफेक्ट भी कम है, वो क्या है, अनस्टेबल। इसका मतलब स्टेबल एलिमेंट कौन से हैं, 20 और 80 के दरमियान वाले क्या है, स्टेबल, बाकी क्या है बेटा, अनस्टेबल है। मजीद देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी को मैथमेटिकली। मैथमेटिकली देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, तो जो लिख लेंगे E इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम मैक्स इफेक्ट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, तो E इज इक्वल टू डेल एम की बात करो अगर मैं, डेल एम क्या है बेटा, डेल एम अभी हमने पढ़ा था जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ओरिजिनल मास ऑफ न्यूक्लियस या प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय सी का स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्या है, सी स्क्वायर, इसका सबके साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं आप, फिर भी ठीक है, नहीं करते कोई नहीं, इसका तो मैच इफेक्ट निकाल के उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, मैच इफेक्ट आ जाता है, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। अब बुक पे एग्जांपल दी हुई है बेटा, अगर मैं बात करूँ तो दी हुई एग्जांपल किसकी, ड्यूट्रॉन की। मेरे ख्याल में ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकाली हुई है जो कितनी है, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसकी है, न्यूट्रॉन की। फिर हीलियम की मैच इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकाली हुई, वो एग्जांपल करके मुझे भेजनी है बेटा। और हीलियम की है गालिबन कितनी, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से है, देख के मुझे आपने क्या कर लेनी है, बता देनी है। ये तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, हमने इसका कंसेप्ट भी ले लिया। अब ग्राफिकल एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ग्राफिकली देखिए अगर मैं बात करूँ ग्राफिकल में से, तो ग्राफिकली यूज करते हैं कि व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ between atomic mass number and binding energy per neutrons, binding energy per neutrons। कहते हैं जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं मैस नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन्स के दरमियान, तो हमें कुछ ग्राफ हमें मिलेगा, ये इस तरह का कुछ हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ की बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन्स और मैस नंबर के दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो इस तरह का कुछ कर्व टाइप ग्राफ मिला। उसमें वहाँ पे रुक के देखे जो उन्होंने साथ साथ लिख लिए हुए, मेरे 4 नंबर में लिए हुए, मैं जैसा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इधर देखें, इधर कार्बन होगा, हीलियम, इधर होगा ऑक्सीजन, ये सारे इस ग्राफ को हम देखते हैं। कहते हैं ग्राफ में देखें वही बिहेवियर है कि वो एलिमेंट जिनका चार्ज नंबर 20 और 80 के दरमियान है, चार्ज नंबर की बात कर रहा हूँ, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल है। और वो एलिमेंट जो 20 से जिनका चार्ज नंबर लेस है और जिनका चार्ज नंबर 80 से ग्रेटर है, तो उनका बाइंडिंग एनर्जी उनकी क्या है, कम है, वो आपके पास क्या है, अनस्टेबल। यहाँ पे ये कंसेप्ट आके भी यूज़ होगा। ये करने के बाद मजीद हम कहते हैं जब हमें स्टडी कर रहे हैं तो ये ग्राफ हमें बताता है द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन ज़्यादा होगी। तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, तो कहता है फेरस, कहता है द फेरस विच हैविंग मास नंबर 56 हैविंग लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है विच वन एलिमेंट हैविंग a greater binding energy, तो कहता है फेरस इज एलिमेंट विच हैविंग ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी है बेटा, फेरस की। कहते हैं उसके बाद ये डिक्रीज करता है, यूरेनियम में 7 पॉइंट समथिंग आ जाती है। फिर आपके पास बात करें हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 0 है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से चीज़ें आपसे क्या की जा सकती हैं बेटा, पूछी जा सकती हैं। फिर सवाल राइज होता है, सर ठीक है आपने बाकी बातें बताई, सर ये स्पाइक्स आ रही हैं, मतलब हीलियम पे स्पाइक्स आई, ऑक्सीजन पे आई, फिर इधर कोई 26 वाला एलिमेंट होगा उधर आएगी स्पाइक्स, तो सर ये स्पाइक्स क्यों आ रही हैं, सवाल ये राइज होता है। कहते हैं अचानक से स्पाइक्स आ रही हैं, मतलब हीलियम पे आई है, ऑक्सीजन पे आई, तो स्पाइक्स क्यों आई है, एकदम से ऊपर क्यों है। सुनिएगा,
कहता है ये स्पाइक्स इसलिए आ रही हैं, सुनेंगे ये बात, कि वो एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर इवन है, मतलब हीलियम में स्पाइक्स आएगी क्यों? हीलियम में प्रोटॉन भी 2 हैं और न्यूट्रॉन भी क्या है, 2 हैं। तो कहता है वो एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन है, वो आपस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर बना लेते हैं। जब वो पेयर बनाते हैं तो वो एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उस वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हीलियम पे क्या आ रही है बेटा, स्पाइक्स आ रही है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी ऐसे ही है कि प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर सा बना लेते हैं, इस वजह से क्या आ रही है, स्पाइक्स आ रही है। तो जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में पेयर बना लेते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बाकियों की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा, इस वजह से क्या आ रही है, स्पाइक्स आ रही है। इसको अच्छे से देखेंगे बेटा, नोट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, और स्पेशली इंटरेस्ट के लिहाज से ये चीज़ें आपने अच्छे से मेंशन कर लेनी है जो मैंने बताई है, और रिस्पॉन्स देने में बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।